साथियों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आखिर क्यों न हो ईओआरओ भर्ती रद्द, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10 ऐसे रीजन जानेंगे कि क्यों भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा, क्यों भर्ती रद्द होनी चाहिए। सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि आप लोगों के सपोर्ट से आज ट्विटर पर, जिसे हम अभी एक्स कहते हैं, उस पर इतना बढ़िया ट्रेंड किया है ईओआरओ भर्ती रद्द करने को लेकर कि टॉप इंडिया के अंदर ये ना ट्रेंड के अंदर आया है। इसमें जो है राजस्थान के अंदर ट्रेंड में था, उसके बाद ये इंडिया में ट्रेंड में आया है। तो सरकार तक आपकी आवाज पहुंच रही है। जो भी विद्यार्थी सही में ही जो भर्ती को रद्द कराना चाहते हैं, जो जांच करवाना चाहते हैं, इसमें जो धांधली हुई है उसकी जांच कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज है कि उनका जो मेहनत है वो सफल हो रही है। हमारी मेहनत सफल हो रही है, आपकी मेहनत सफल हो रही है कि धीरे धीरे जो है रुझान अब इस ओर हो गया है कि ऐसा ही भर्ती की तरह इस ईओआरओ भर्ती के अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। सारी बातों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसे 10 रीजन जिस पर भर्ती जो है रद्द की जा सकती है। सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो पे बने रहो, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपसे मैंने अपील करी थी पहले भी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये हमें वीडियो को शेयर करना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया और उस सपोर्ट के कारण यह है कि आज इंडिया के अंदर ईओआरओ भर्ती ट्रेंड को लेकर जो है ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अच्छे जो यूट्यूबर हैं, जो टीचर्स हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट्स मिला। और सपोर्ट के बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। आप जो विद्यार्थी सही मायने में जो वास्तविक रूप में तैयारी कर रहे हैं, ईओआरओ की कर रहे थे, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस तरह से उन्होंने ये ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास आप जो है आपकी आवाज़ पहुंच रही है। आप अगर एक ट्वीट भी करोगे, एक कमेंट भी करोगे यूट्यूब पर या किसी भी चैनल पर, तो सरकार वो चीज़ें देखती है। तो आपने जो चीज़ ट्रेंड कराई है ना, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और अपनी मेहनत जो है कहीं पे बेकार नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा आउटपुट निकल के आएगा जिस पे जो है आपकी सारी चीज़ें मानी जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फैला दो। आपको पता है कि सबसे पहले मैंने ही इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस ईओआरओ भर्ती में जो धांधली हुई है उसको जो है आप लोगों के सामने लेके आया था। तब से मैं जो है काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूट्यूबर्स हो चाहे टीचर्स हो, कि इसको आज की तारीख में इस तरह को राजस्थान के अंदर जो है हाईलाइट मुद्दा कर दिया है। बहुत बढ़िया चीज़ है अपने लिए। ठीक है, चलो चलते हैं हम कि ये जो है सच बेधड़क, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सच बेधड़क न्यूज़ चैनल, जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ईओआरओ भर्ती को लेकर जो है आवाज़ उठा रहा है। उसके बाद जो राजस्थान तक जो न्यूज़ चैनल है, इसके जो शरद कुमार जो सीनियर एडिटर हैं, इन्होंने भी ईओआरओ और एसआई पेपर को लेकर काफ़ी जो है जागरूकता लोगों में फैलाई है कि इस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और सरकार तक जो है अपनी बातें पहुंचाने के लिए इन दोनों चैनलों का मैं शुक्रगुजार हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर ये ट्रेंड किया था, उसके बाद ये देखो इंडिया के अंदर भी ये जो है हैशटैग ट्रेंड किया था। ठीक है, और आज की ही बात है और अभी भी ये जो है आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग में है और सरकार तक कहीं ना कहीं इस बात की आवाज़ पहुंच रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान में हैं, तत्समय में इन्होंने खुद ने कहा था, भजनलाल शर्मा जी ने, सत्यापन के बाद भी क्लीन चिट देने का क्या कारण है। कौन से प्रकरण में? ईओआरओ जो घूसकांड जो केसावत वाला प्रकरण था, इसमें जो है एसीबी ने अगले दिन ही, मतलब आप ये देखो, आज पकड़ा और कल एफआईआर में जो है क्लीन चिट दे दी थी। तो इसके अंदर जो है भजनलाल शर्मा जी जो तत्काल समय में जो बीजेपी के नेता थे, वर्तमान में जो सीएम साहब हैं, इन्होंने खुद ने कहा था इस चीज को लेकर कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुई सभी भर्तियों की परीक्षा संदेह के दायरे में, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं सहेगा राजस्थान। आज सरकार, इनकी खुद की सरकार है, खुद ये सीएम है, और इस तरह से जो है इनको जो है ये ट्वीट, इनको ये याद दिलाना चाहिए कि कम से कम ईओआरओ भर्ती को निष्पक्ष रूप से जांच करवाएं। आपके खुद के जो शब्द हैं उन पर जो है जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि देखिए पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो है समीक्षा बैठक ली थी और सीएमआर में बैठक बुलाई थी। और एसओजी के जो और एसआईटी के जो चीफ हैं वीके सिंह जी और उनकी पूरी टीम वहाँ पे गई थी। और टीम जाने के बाद उन्होंने बहुत ही, सीएम साहब ने खुद ने बुलाया था उनको, और जो उन्होंने जो काम किया है एसआई भर्ती को लेकर, उसमें
जो है वीके सिंह जी को धन्यवाद दिया है, और क्या क्या जो कमियां एसओजी या एसआईटी के पास रह रही है, कुछ कमियां, कुछ संसाधन या कुछ ऐसे ही कुछ शक्तियां जो एसआईटी को चाहिए आगे भी कार्रवाई करने के लिए, तो उन पर सारी चर्चाएं हुई थी और इन सारी चीज़ों पर लेकर बात हुई थी। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एसआईटी का एक अलग ही रूप देखने को मिले, एसओजी का एक अलग ही रूप देखने को मिले कि ये जो है निष्पक्ष रूप से पूरी ताकत के साथ जो है राजस्थान के विद्यार्थी, राजस्थान के बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो ऐसी जो है शक्तियां हो सकता है सीएम साहब इनको हैंड ओवर कर दें। ठीक है। और आपको पता है कि इस प्रकरण में लेकर गोपाल के साथ एसीबी ट्रैप प्रकरण में जो एसीबी की टीम ने आरपीएससी अजमेर में आपको पता है गोपाल के साथ वाला प्रकरण, ये वाला प्रकरण जो है 18.5 लाख रुपए की घूस के मामले में जो है इनको पकड़ा था गोपाल केसावत को। और यहाँ पर जो है मंजू शर्मा और संगीता आर्य, इनका जो है नाम सामने आया था कि जो जो पैसे हैं, पैसे की जो राशि है वो इन तक पहुंचा जाएगी, आरपीएससी सदस्य तक, और ओएमआर को चेंज किया जाएगा। इस तरह से कुछ बातें उठी थी। तो उस तत्समय में जो है इस जो आवाज़ को दबा दिया गया था, इस आवाज़ को दबा दिया गया था क्योंकि गहलोत सरकार की टाइम इस आवाज़ को दबा दिया गया था और आरपीएससी के सदस्यों से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई थी। परंतु वर्तमान सरकार ने और एसीबी ने वापस से इस मुद्दे को उठाया है और कहीं ना कहीं जो है मंजू शर्मा और संगीता आर्य से जो बयान लिए हैं, और बयान में कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। और तो आरपीएससी से जो है सदस्यों से पूछताछ ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस भर्ती में धांधली हुई है। ठीक है। नहीं तो ऐसा आरपीएससी से जो सदस्य होते हैं वो उनसे पूछताछ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो नाम सामने आया है उस पर जो है अब आगे देखना है कि जो नाम सामने आया था संगीता आर्य और मंजू शर्मा का, उसके अंदर जो है चीज़ें कैसे क्या निकल के आनी है वो एसीबी से जो जानकारी है वो एसीबी ही दे पाएगी। और आगे किस तरह से क्या रिएक्शन रहता है एसआईटी का, एसओजी का, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा, क्या ऐसे 10 रीज़न है कि इस ये जो भर्ती है रद्द होनी चाहिए, उन पर एक एक पर हम चर्चा करेंगे और सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और आखिर क्यों पेपर रद्द नहीं किया जा रहा है ना। तो देखो पहले है गोपाल केसावत वाला प्रकरण। आपको पता है कि गोपाल केसावत में 18.5 लाख रुपए में ओएमआर सीट को बदलाव को लेकर और आरपीएससी सदस्य के सामने आने की बात को लेकर बात हुई है। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया पर ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि भर्ती जो है बिल्कुल सही हुई है। तो इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, पहली बात। दूसरा, माननीय हाई कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है और याचिका में जो है सरकार से जवाब मांगा है, आरपीएससी से जवाब मांगा है। तो आरपीएससी और सरकार ने अभी तक कोई जो है जवाब नहीं दिया है। काफ़ी समय से ये जो है आपको पता है कि राधेश्याम छिपा और आपके मुकेश चौधरी जो है इस नाम से रिट लगी हुई है, और मुकेश चौधरी इस नाम से रिट लगी हुई है। तो ये 2 रिट हैं। इस रिट में जो 14 मार्च मतलब आज के दिन इसमें सुनवाई हुई थी। अब इसमें आगे क्या हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जानकारी सारी लेकर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और मुकेश चौधरी वाली में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि मुकेश चौधरी वाली रिट में आरपीएससी को 3 माह का समय दिया गया है कि अगर 3 माह में आपने जो है जवाब नहीं दिया तो ये भर्ती हम रद्द कर देंगे। इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है। तो आप ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर सारा काम फेयर था तो पहली या दूसरी या तीसरी सुनवाई में ही जो है आरपीएससी सरकार जवाब दे देती, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि उनसे जवाब बन नहीं रहा है ना, मतलब जवाब दिया ही नहीं जा रहा उनसे। तो कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें इस तरह से है। उसके बाद बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, जो कि 2nd ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसमें जो है पकड़े भी गए थे, ईडी का छापा भी पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। ये भी आरपीएससी के सदस्य थे। मतलब आप देखो जब आरपीएससी में ने ये जो भर्ती ली थी ईओआरओ की, तब बाबूलाल कटारा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें मंजू शर्मा और संगीता आर्य, तो 3 सदस्य तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है ना। तो इन्होंने ही पेपर सेट किया। ठीक है। सारी चीज़ें इन्होंने करी। तो इस तरह से ये जो भर्ती प्रक्रिया पहले से ही धांधलीबाजी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स थी। आपने केवल एग्ज़ाम दिया है, बाकी आपका कोई लेना देना नहीं है, सारी चीज़ें पहले से ही सेट थी। ठीक है। 5वें पॉइंट पे हम बात करेंगे पेपर का लेवल। आपने सबने पेपर का लेवल देखा होगा। एक कांस्टेबल का जो पेपर होता है, दोस्तों, उससे भी निचले स्तर का, निम्न स्तर का जो है आपके ईओआरओ का पेपर था। ईओआरओ का पेपर था, वो भी आरपीएससी ने बनाया। सोचने वाली विषय है
कि ऐसा नीचे स्तर का पेपर क्यों बनाया गया, जबकि ये RS लेवल की भर्ती है। तो कम से कम जो है इस भर्ती में पेपर तो स्टैंडर्ड का होना चाहिए था। पेपर ऐसा होना चाहिए था कि मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वास्तव में जो मेहनत किए हैं, जिन्होंने गहनता से नगर पालिका एक्ट पढ़ा है, जिन्होंने गहनता से राजस्थान की जीके पढ़ी है, उनका ही सिलेक्शन हो। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान की में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कि लोकसभा की कितनी सीटें, ऐसे क्वेश्चन आप सोचो। इस तरह का जो पेपर है उसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपर लेवल निम्न तक रखने का मामला यही था कि देखो कि सीटें आपकी बिक चुकी है, ठीक है, तो कट ऑफ तो वैसे भी हाई जानी है। अब कट ऑफ हाई जानी है मतलब अगर पेपर हार्ड आ जाता और कट ऑफ हाई जाती, सोचो कि पेपर हार्ड आ जाता और कट ऑफ हाई जाती, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाती कि पेपर कहीं ना कहीं मतलब जो है पहले ही बाहर आ चुका है, तो वो संदेह के घेरे में नहीं आती। तो इन्होंने पेपर इजी इसलिए रखा कि कहने को ये हो जाएगा कि पेपर ही इजी था, पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ हाई गई। आसान पेपर कट ऑफ हाई, है ना, और हार्ड पेपर कट ऑफ लो, ये सीधा सा सिद्धांत होता है। लेकिन इन्होंने जानबूझ के पेपर इजी रखा कि कट ऑफ हाई पहले से ही जानी थी क्योंकि सारी चीज़ें सेट थी। तो कहीं ना कहीं जो है ये ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पेपर इजी रखने का रीज़न यही था। ठीक है, दूसरा 2 पारियों में पेपर लेना। 2 पारियों में पेपर हुआ था, आपको पता है। केवल 4.5 लाख जो है फॉर्म आए थे इसमें, और 4.5 लाखों की जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा एक टाइम पे एक समय में करवाई जा सकती थी। आपको पता होगा कि रीट कांस्टेबल रीट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 17 से 18 लाख जो है फॉर्म आते हैं, और इसमें लगभग ये मान के चलो 12 से 13 लाख जो है आवेदन करता जो है इसमें बैठते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जब वो जो वो है एक पारी में होती है, एक ही पारी में जो है होती है, तो क्यों पेपर जो है दूसरी पारी में 2 पारियों में 2 पेपर बनाए गए, क्यों? और ऐसा ही आपको पता है, ऐसा ही 2021 की भी हम बात करें तो 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 3 पारियों में पेपर हुए थे। और ये जो पेपर हुए थे 3 पारियों में, और आपने आज के समय में स्थिति देख ली है कि क्यों हुए थे ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मिली भगत थी, और आपने 2021 SI जो थानेदार बने हैं फर्जी, उसी तरह से जो है 3 पारियों में पेपर रखा कि अगर एक पारी का पेपर मान लो ज़्यादा हाउल्ला होता है, पेपर आउट हो जाता है, तो अपन दूसरी पारी या तीसरी पारी को बचा सकते हैं। इसी तरह का ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि 2 पारियों में पेपर कराने का उद्देश्य यही था कि जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया कि 2 पारियों में पेपर होना चाहिए, जबकि इतना कोई हौच पौच नहीं था। 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, बैठे थे परीक्षा में, और जो है 2 पारियों में पेपर कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब 2 पारियों में कराया जो कराया, अब सेकंड पारी में फर्स्ट पारी के पर्सन ही रिपीट हो गए। सोचो आप, मतलब एक तरह से पर्सन रिपीट होना भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी दिखाती है। या फिर हम बात करें पेपर सेटर जो होते हैं, या RPSC अध्यक्ष हैं, या RPSC के जो सदस्य हैं जो पेपर को फाइनल करते हैं, उनकी जो है लापरवाही को दर्शाती है कि आप एक पारी के जो फर्स्ट पारी के जो क्वेश्चन है वो सेकंड पारी में कैसे दे सकते हैं। ठीक है, जिनका पेपर सेकंड पारी में था, उन्होंने तो फर्स्ट पारी का जब पेपर देखा होगा तो उनको सीधा सीधा पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आया था, इसका आंसर ये होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है फर्स्ट पारी वालों के साथ भी अन्याय हुआ है। अन्याय दोनों के साथ हुआ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेकंड वाली पारी वालों के बाद 1-2 क्वेश्चनों का फायदा वहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, दूसरा बीकानेर में पेपर लीक की घटना हुई थी और FIR दर्ज हुई थी, और वहाँ पे भी जो है क्लीन चिट दे दी गई थी, आपको पता है। 9वीं हम बात करें तो मंजू शर्मा और संगीता आर्य की संदिग्ध भूमिका है, जो कि आपने देखा होगा गोपाल केसावत वाले प्रकरण में ACB ने पूछताछ करी है। पूछताछ में क्या सामने आएगा वो सारी चीज़ें जो है ACB को पता है, और क्या सरकार को पता है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो देखने वाला विषय है भविष्य के गर्भ में। 10वें हम बात करें तो कि भजनलाल शर्मा CM सर जो है, उनका खुद का ट्वीट था, तो उनको भी ये लगा था शुरू में जब गोपाल केसावत वाला प्रकरण हुआ था कि कहीं ना कहीं भर्ती में धांधली हुई है, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद आज वो CM है, और CM है तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि EORO भर्ती की तो जांच होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 10 मैंने पॉइंट बनाए थे। दूसरा मैं एक 11वां पॉइंट आपको बोनस में बता रहा हूँ कि कट ऑफ का हाई जाना, कट ऑफ का हाई जाना। ठीक है, अब कट ऑफ का हाई जाना, अब आप बोलोगे कि यार कट ऑफ का हाई कैसे, मतलब अब देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, 117 क्वेश्चन बचे। अब 117 क्वेश्चन बचे तो 117 जो क्वेश्चन हैं आपके, ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर था। नेगेटिव मार्किंग हुई थी इसमें 1/3। ठीक है, इसमें से राजस्थान GK और जो नगर पालिका था वो ईजी था, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बहुत हार्ड थे,
जिन्होंने तैयारी करी होगी उनको पता है कि बहुत हार्ड थे, तैयारी करने वाले बच्चे भी नहीं कर पाए थे। अब 117 क्वेश्चन में से 108 जो है नंबर जनरल की कट ऑफ गई है, वो भी कितना, 2.5 गुना में। कितना दोस्तों, 2.5 गुना में। तो सोचो 117 में से 108 नंबर जिनके आ रहे हैं उनकी 2.5 गुना में क्या गई है, कट ऑफ गई है। जब ये फाइनल होगी ना कट ऑफ, तो 112 से 113 नंबर जो है इसकी जो है कट ऑफ जाएगी। तो सोचो दोस्तों 112 13 नंबर 117 में से लाना, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। क्या आसान है? क्या दोस्तों आसान है? ये अपने आप में जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो दोस्तों अगर इस भर्ती की अगर अच्छे से जांच हो गई और सरकार ने जो अगर एक्शन ले लिया, एसआईटी और एसओजी को आदेश दे दिए इस भर्ती परीक्षा में जांच करने की, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी। और ये सारी चीज़ें दोस्तों रद्द होने की भी मैं बता दूं, अगर आचार संहिता से पहले ये भर्ती रद्द होती है, आचार संहिता से पहले अगर ये भर्ती रद्द होती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आचार संहिता के दौरान ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है आचार संहिता का सीधा सा मतलब होता है कि सरकार कोई भी ऐसा डिसीजन या नहीं कर सकती है जिससे कि वो जनता या लोगों को अपनी तरफ करने का कुछ ऐसा डिसीजन कर ले। ऐसा नहीं किया जा सकता। आचार संहिता में कोई सी भी सरकार हो, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, कोई भी सरकार इस तरह का डिसीजन नहीं कर सकती, लोक लुभावनी डिसीजन जिसे हम कहते हैं वो नहीं कर सकती है। अगर इसमें होगा तो आचार संहिता से पहले होगा, और आचार संहिता मेरे को लगता है 16 या 17 तारीख को लगने वाली है, या फिर आचार संहिता के बाद कुछ होगा। अगर हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इस भर्ती को जरूर रद्द कर सकता है आचार संहिता के दौरान। बाकी सरकार को अगर करना है तो आज 2 4 5 दिन में करना होगा आचार संहिता से पहले, नहीं तो ये जो है भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे जाके हो सकता है कैंसिल हो जाए। हो सकता है आचार संहिता में दोस्तों रिजल्ट जरूर आ सकता है, ये थोड़ा सा आपको सोचना है, रिजल्ट जरूर आ सकता है लेकिन भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हो सकती, ना ही कोई नई वैकेंसी निकल सकती है। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो सारी चीज़ों पे हमने बात करी है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस शेयर करिए वीडियो को ताकि बहुत लोगों के पास ये पहुँचे, बहुत लोगों की आंखें खुलें और बहुत लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट में आए। कोचिंग संचालक हो या यूट्यूबर्स हो या यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स हो जो कोर्स बेचते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी कम से कम अब उनको ये लगने लग जाए कि हाँ अब दोबारा से कोर्स बेचने की बारी आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं किसी भी कोचिंग संस्था या कुछ का नाम नहीं लूँगा, मैं तो बस सीधा सा ये चाहता हूँ कि ये भर्ती जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर ये भर्ती रद्द होगी। और देखने वाला विषय है कि सरकार क्या चाहती है। लोकसभा आने वाली चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों का शेयर कर देना। और आपको पता है कि सबसे पहले मैंने ही इस चैनल के माध्यम से इस भर्ती के मुद्दे को उठाया था। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके साथ किसी दिन साझा करूँगा। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ हमें परेशानी आ रही है, कहाँ कहाँ किन लोगों ने साथ दिया। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उनका भी मैं नाम लूँगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने दो। भर्ती अगर रद्द होती है तब मैं सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।